हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा, यानी कि आज से हम लोग एक हर किंगडम की स्टडी करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला किंगडम क्या है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जब भी हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग कहते हैं कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। जब भी मैं पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से तो वो कहते हैं कि ये बैक्टीरिया इसमें आते हैं। हाँ, वो सही है कि बैक्टीरिया ही आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के साथ और भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल और आर्की बैक्टीरिया, है ना। ये तीन हैं, और भी दो तीन तरह के होते हैं, उसको जानना यहाँ पे जरूरी नहीं है। जरूरी है यहाँ पे तीन, क्योंकि आपको इन्हीं तीन के बारे में आपको पढ़ना है। एक और होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, तो ये चार के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो यानी कि जब भी हम लोग किंगडम मोनेरा का नाम लेते हैं तो केवल बैक्टीरिया नहीं, हमको इन चारों को मेंशन करना होता है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या है, और इसी तरीके से हम लोग किंगडम मोनेरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। हर एक किंगडम मोनेरा के हर एक डिवीजन के बारे में, हर क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जितने भी किंगडम्स हैं, है ना, यानी कि जो किंगडम जो लाइन वाइज बनाए गए हैं, ये एवोल्यूशन को भी दर्शा रहे हैं कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म एवोल्यूट होकर आज एक बड़े ऑर्गेनिज्म यानी छोटे ऑर्गेनिज्म आज कैसे परिवर्तित होकर आज एक बड़ी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये चीज एवोल्यूशन को भी दर्शाता है। कई बच्चे जो होते हैं, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो कंफ्यूज, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल बताओ, तो वो कंफ्यूजिंग, हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में क्या आएगा, यूकैरियोट्स में क्या आएगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप आज ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोट में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे और यूकैरियोट में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे, या फिर किंगडम मोनेरा का मैं जब भी नाम लूंगा तो भी आपको तुरंत ही आइडिया लग जाना चाहिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। एक और चीज, जब मैं एवोल्यूशन आपको पढ़ाऊंगा तो हो सकता है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूं इससे रिलेटेड कि एवोल्यूशन में सबसे पहले तो आपके पास जवाब होना चाहिए, कोई भी ब्लैंक नहीं होगा। अब यहां से देखते हैं पहला इसका जनरल कैरेक्टर क्या है कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में आते हैं। यानी कि किंगडम मोनेरा में केवल और केवल किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म आएंगे, और दूसरा किसी तरह के दूसरा यानी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म इसमें क्लासिफाइड नहीं होते। केवल और केवल कौन से आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही आते हैं, यूकैरियोटिक नहीं आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है सभी प्रोकैरियोट्स एक कोशिकीय व सूक्ष्म होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। उनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और सबके सब कैसे होते हैं? सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन सबको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तभी हम लोग इनको देख सकते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इनकी ब्रीफ स्टडी करते हैं, और सिंपल माइक्रो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग इनका बस छोटा सा इनका स्वरूप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मोनेरा के सभी जीव की संरचना बहुत सरल है। यानी कि जितने भी मोनेरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी जो सेल स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इजी है। इसमें ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इस वजह से हम लोग इनको बहुत इजीली पढ़ लेते हैं और बहुत इजीली समझ भी लेते हैं। अब यहां से देखते जाएंगे पर्टिकुलर जितने भी सेल के अंदर जो जो भी संरचनाएं मिलती जा रही है, हम लोग उसकी स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले जब सेल के हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सेल का बाहरी, यानी कि किसी भी घर में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं? घर की बाहरी दीवार कैसी है ना। तो सेल की बाहरी दीवार यानी कि सेल वॉल, तो सेल वॉल प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की या फिर पेप्टोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी हो सकती है। यहां पे देखिएगा सेल वॉल प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी हो सकती है, और ये होगी आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया यानी प्रिमिटिव आद्य बैक्टीरिया में ये आपको इस तरह की सेल वॉल देखने को मिलेगी, प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी हुई। यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में आप लोगों को पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन की बनी हुई दिखेगी। किसकी बनी हुई दिखेगी? यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन में। कुछ कुछ ऐसे यू बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेलुलोज की भी सेल वॉल हम लोग को कभी कभार देखने को मिल जाती है।
तो लेकिन जनरली जो मिलती है वो किसकी मिलती है, पेप्टोग्लाइकन और म्यूरिन की। बहुत कुछ बहुत रेयर एग्जांपल है जिनमें हम लोग को सेलुलोज भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, लिपोप्रोटीन। जनरली यानी जितने भी यू बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उन सब में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। याद रखिएगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितने भी यू बैक्टीरिया हैं, उन सब में किसकी बनी होगी, लिपोप्रोटीन की बनी होगी। बट जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो लिपिड कंटेंट होता है, यानी कि लिपिड जो चेन्स होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली शाखित होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आर्की बैक्टीरिया में लिपिड चेन अत्यधिक शाखित या ब्रांच होती हैं, अत्यधिक शाखित व ब्रांच होती हैं। इसी वजह से जब आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि आर्की बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन में, मतलब कि बहुत ऐसे कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन असंभव है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा सॉल्टी, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी, ऐसे एरिया में, या फिर बहुत ज़्यादा गैसेस प्लेस पर ये सब पाए जा सकते हैं। ओके, तो किसकी बनी होगी, लिपोप्रोटीन की बनी होगी इसमें, यू बैक्टीरिया में। और आर्की बैक्टीरिया में लिपिड की, और लिपिड कैसा होता है, अत्यधिक शाखित होती है, इसी वजह से वहाँ पर वो बहुत ही हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पर होगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। देखिए ये स्पेस क्या है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस मिलता है। जैसे ये सेल वॉल हो गई और इसके बीच में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके बीच में क्या है, एक आपको रिक्त स्थान दिख रहा है ना, ये चीज। तो ये जो चीज है ये एक्चुअली में क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो ये देखिए क्या होता है, कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, ये पी फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्थान पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग, यानी कि यूकैरियोट, ये देखिए पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस होती है ये किसके अनुरूप होती है, किसके एनालॉगस होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग लाइसोसोम के अनुरूप है। यानी कि जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग लाइसोसोम के अनुरूप है। मतलब कि आप लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइसोसोम के बारे में, है ना। तो लाइसोसोम बैक्टीरिया में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो एक्चुअली किसकी तरह वर्क करती है, लाइसोसोम की तरह वर्क करती है। इसी ऐसे हम लोग को पता चलता है कि यही पेरिप्लाज्मिक आगे चल के कहीं ना कहीं लाइसोसोम में कन्वर्ट हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, और इसको इम्पोर्टेंट है ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपको मालूम है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका के अंदर जो चारों तरफ एक लिक्विड भरा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये किससे मिलकर भरा होता है, 80% वाटर, यानी कि इसमें 80% जल होता है, और प्लस ऑर्गेनिक मैटर। और क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोकैरियोट्स में सभी, एक याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि ऐसे सभी कोशिकांग जिनमें क्या होगी, किसी तरह की भित्ति उपस्थित होती है, ऐसे सभी कोशिकांग जिनमें किसी न किसी प्रकार की भित्ति उत्पन्न होती है वो सभी अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। यानी सभी अंग जिन पे किसी न किसी तरह की भित्ति प्रेजेंट होगी वो सभी अब्सेंट होते हैं। इनमें केवल वही अंग पाए जाते हैं जिन पे किसी भी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती है। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पर भी एक मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी में भी होती है। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या, इसी वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, ये क्या कहते हैं कि ये दोनों ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, मतलब बिल्कुल भी ऐसे ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होंगे जिन पर भी कोई किसी भी तरह की मेम्ब्रेन फाउंड होगी। ओके, अभी तक मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग नहीं पाए जाते, मतलब ऐसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जिन पर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन या किसी भी तरह की कोई क्या कवरिंग लगी हो, उस तरह के कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस कैसा यहाँ पे होता है, अस्पष्ट व अपूर्ण होता है। कैसा होता है, अस्पष्ट व अपूर्ण। देखिए इसी वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा है, इस कोशिका का नाम क्या पड़ा है,
प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्यों? क्योंकि प्रो का मतलब होता है प्रो का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव या पुराना या फिर इनकम्प्लीट, और कैरियोटिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे केंद्रक क्या है? अस्पष्ट व अपूर्ण। क्यों ये अस्पष्ट व अपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोश केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अगर आप एक न्यूक्लियस का हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये दोनों क्या होती है? दोनों की दोनों क्या है? अब्सेंट है। और आपको मालूम है कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होते हैं उसके अंदर हम लोग के क्रोमोसोम मिलते हैं ऐसे। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसका मतलब क्रोमोसोम क्या होंगे? साइटोप्लाज्म में ही होंगे, है ना। तो अब देखिए न्यूक्लियस को, यहाँ इसके प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड या फिर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस भी हम लोग कह देते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। देखिए यहाँ पे जो गुणसूत्र मिलता है बिल्कुल भी यूकैरियोटिक तरह का बिल्कुल नहीं है। यूकैरियोटिक गुणसूत्र कैसा है? हम लोग जब मेटाफेज जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग को गुणसूत्र कैसा ऐसा दिखाई पड़ता है, ये ऐसा, इस तरीके का। तो बिल्कुल भी ऐसा गुणसूत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा गुणसूत्र किसका बना होता है? स्ट्रेट डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स तो यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा है? ट्रू क्रोमोसोम अब्सेंट है और फॉल्स क्रोमोसोम है। कैसा है? फॉल्स क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर द्विरज्जिकीय डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कैसा किसका बना हुआ है यहाँ पे क्रोमोसोम? सर्कुलर मतलब गोल, डबल स्टैंडर्ड द्विरज्जुकीय डीएनए से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। आया समझ में? फॉल्स क्रोमोसोम अत्यधिक कुंडलित होकर, देखिए क्या होता है कि फॉल्स क्रोमोसोम अत्यधिक कुंडलित होकर एक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। जो फॉल्स क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है? एक बहुत ज्यादा क्या होता है? आपस में क्वाइल्ड हो जाता है और क्वाइल्ड होकर एक एरिया का फॉर्मेशन कर देता है और उस एरिया को हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड कह देते हैं। तो इसी वजह से इसी वजह से कई बुक्स में आपको मिलेगा कि न्यूक्लियोइड इज अ एरिया, है ना। तो वो न्यूक्लियोइड एरिया है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम न्यूक्लियोइड है। असल में क्या निर्माण करता है? कि केंद्रक क्षेत्र का या फिर न्यूक्लियोइड का निर्माण कर देता है, या एक वलय रूपी या फिर रिंग लाइक फील्ड होती है। आया समझ में? यानी कि जो न्यूक्लियोइड होती है वो कैसी होती है? रिंग लाइक फील्ड या वलय रूपी फील्ड होती है। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को देखिए यू बैक्टीरिया में, ये आर्की बैक्टीरिया में नहीं मिलती है, ये केवल और केवल यू बैक्टीरिया में मिलती है। तो कुछ यू बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड के अलावा यानी कि इस केंद्रक के अलावा एक और डीएनए मिलता है जो कि अतिरिक्त गुणसूत्री होते हैं, जिसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है और यह गोल होता है। ये कैसा होता है? गोल होता है। ऐसा डीएनए जब आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, इस प्लाज्मिड का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर आपको ये चीज ज्यादा समझ में आ गई। अभी बस आपको ये जानना है कि प्लाज्मिड भी एक कोशिकांग या फिर कह सकते हैं एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है। नेक्स्ट इज मीजोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक में जो एक ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के अनुरूप या एनालॉगस है। तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? मीजोसोम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम मतलब कि यहां पर क्या होता है कि जो जैसे आपको मालूम होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें भी रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलते हैं और वो क्या करता है? जो सेल होती है उसके लिए क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो मीजोसोम भी यहाँ पे क्या करता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं और ये बैक्टीरियल सेल के लिए क्या उत्पन्न करता है? एनर्जी उत्पन्न करता है। अच्छा, एक बात मैं वहाँ पिछली स्लाइड में मैं बताना भूल गया था कि जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है उसमें जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो किसके अनुरूप है? लाइसोसोम के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? लाइसोसोम के अनुरूप है। यूकैरियोटिक सेल के लाइसोसोम के अनुरूप क्या है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। क्यों अनुरूप है? क्योंकि लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन करना, और वहां पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी क्या करती है? डाइजेशन का ही काम करती है। इस वजह से वहां किसके अनुरूप होती है? लाइसोसोम के अनुरूप होती है। अब हम कुछ और प्रोकैरियोट्स के गुण देख लेते हैं।
जैसे कि पहला है यहाँ पर लोकोमोशन, यानी कि बैक्टीरिया में या फिर प्रोकैरियोट्स में गमन कैसे होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते कैसे हैं। तो बहुत कम ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जनरली यू बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं या फिर मोटाइल इन नेचर होते हैं, है ना। तो केवल जनरली कैसे बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरियाज होते हैं जो जिनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, और इनमें लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, फ्लैजेला के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, फ्लैजेला के थ्रू। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में केवल और केवल अगर लोकोमोशन होगा तो वो केवल और केवल फ्लैजेला के थ्रू होगा और किसी दूसरे तरीके से नहीं होगा। कई बार ऑप्शन में आता है और आप लोग गलत करके चले जाते हो, कुछ स्यूडोपोडिया, कुछ लोग स्यूडोपोडिया लगा देते हो, कुछ लोग सीलिया लगा देते हैं, लेकिन रियल में आंसर क्या होगा, केवल और केवल फ्लैजेला के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी कि जो जनन होता है, वो कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है ना, ट्रांसडक्शन के थ्रू हो सकता है, या फिर एंडोस्पोर बाय एंडोस्पोर के थ्रू हो सकता है, कोनिडिया के थ्रू हो सकता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है, बाइनरी फिशन के थ्रू भी हो सकता है। यानी कि रिप्रोडक्शन इन तरीकों से भी हो सकता है, कई तरीके होते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। तो श्वसन यहाँ पे एनारोबिक होता है। जो बैक्टीरिया में जनरली जो मोस्टली जो श्वसन होता है वो एनएरोबिक होता है, मतलब कि ये जनरली क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के ऑप्शंस में ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन या श्वसन करते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण कैसा होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा दोनों तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे पहला है फोटोसिंथेटिक, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन और तीसरा है कीमोसिंथेटिक। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं, और तीसरा है कीमोसिंथेटिक जो कि रसायनों का संश्लेषण करके अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक में जनरली हम लोग ब्लू ग्रेन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में 2 तरीके के हो सकते हैं, पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक। जनरली बैक्टीरिया का जो नेचर होता है वो पैरासिटिक ही होता है। जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। तो पैरासिटिक मतलब परजीवी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रह के, या सैप्रोफिटिक किसी सड़े गले ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का पूरा अंत हुआ। हमने आज किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स को जाना, और हम लोगों ने ये जाना कि किंगडम मोनेरा में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। आज के बाद से हम लोग पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्कीबैक्टीरिया में जितने तरह के बैक्टीरिया आएंगे उनके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, जो कि काफ़ी बड़ा होगा। यू बैक्टीरिया आपको काफ़ी बड़ा होगा, वो कम से कम नहीं तो 5 से 6 वीडियो में वो उसका लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा। और फिर आएगा साइनोबैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए बायो बाय आदित्य। थैंक यू।